नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण मैथ्स में। दोस्तों आज हम क्लास 10 की जो गणित की किताब है उसमें जो अध्याय 5 यानी कि समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसकी जो प्रश्नावली संख्या 5.1 है उसको आज हम हल करेंगे। उसके हम सारे सवाल आज सरल करेंगे। तो ये सब सीखने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैं आपको इसमें सारे सवाल बिल्कुल बेसिक तरीके से करना सिखाऊंगा और वो भी ये भी बताऊंगा कि इसमें कौन से सवाल परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और कौन से सवाल आएंगे परीक्षा में। ठीक है, तो ये सब सीखने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं बिना किसी समय की देरी किए सीधा प्रश्नावली संख्या 5.1 के पहले सवाल पर। तो मैं देखिए एक बार पढ़ लेता हूं कि प्रश्नावली संख्या 5.1 का जो पहला सवाल है वो क्या है। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और है तो क्यों है। ठीक है, हमें पहले सवाल के अंदर ये 4 सवाल दिए गए हैं और वो भी भाषा के रूप में। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन भाषा वाले जो ये भाषा दी है इन भाषाओं को हमें एक सूची के रूप में बनाना है। ठीक है, सूची का मतलब एक संख्याओं की जमावट आएगी, उस तरीके से हमें बनाना है। ठीक है, तो जो पहला सवाल है वो यहाँ पर देखिए क्या है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपए है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपए है। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को समझने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि ऐसे ही सवाल आगे भी आएंगे। तो देखिए प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, ऐसा समझिए कि ऐसा मानिए कि आप एक टैक्सी में बैठे हैं और आपको किसी डेस्टिनेशन या फिर कहीं पर आपको जाना है। ठीक है, तो अब आप टैक्सी में बैठे हो तो टैक्सी किराया तो लेगी, तो वो जो किराया है वो कैसे लेगी, अमूमन क्या है टैक्सी के अंदर क्या है, एक मीटर लगा रहता है। ठीक है, जो किलोमीटर के हिसाब से आपका किराया बताता है। तो इस टैक्सी में वो अगर मीटर लगा हुआ है तो देखिए उस मीटर का क्या हिसाब है, एक जो प्रत्येक प्रथम किलोमीटर यानी कि टैक्सी में बैठे आप और जैसे ही आप 1 किलोमीटर गए तो 1 किलोमीटर का जो किराया होगा वो कितना होगा, आपका 15 रुपए होगा। ठीक है, तो प्रथम किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर चलने का किराया 15 रुपए। फिर यदि आप 1 किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर के बाद और चलते हैं तो उसके बाद जो प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर लगेगा यानी कि इसके 1 किलोमीटर चलने के बाद और जितना चलेंगे उसके जो प्रत्येक किलोमीटर का किराया है वो कितना है, आपका 8 रुपए है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि पहला किलोमीटर का सिर्फ 15 रुपए है, बाकी आगे चलने के 8 रुपए है। तो देखिए यहाँ पर प्रथम किलोमीटर का 15 है तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 15 रुपए। ठीक है, अब आप 1 किलोमीटर चलिए तो आपका किराया कितना बताया उस मीटर में, 15 रुपए। ठीक है, अब जब आप 1 किलोमीटर और चलेंगे तो 15 रुपए तो 1 किलोमीटर का था स्टार्टिंग वाले यानी फर्स्ट किलोमीटर का, उसके बाद आपको 1 और किलोमीटर चलना है तो कितना रुपए पे करना पड़ेगा आपको, 8 रुपए। कहने का मतलब है 15 + 8। जब आप ये 1 किलोमीटर के लिए था, अब ये 2 किलोमीटर चलने के लिए है। 2 किलोमीटर चलेंगे तो 1 किलोमीटर का उसमें दूसरे किलोमीटर का जुड़ जाएगा। इसी प्रकार जब आप 3 किलोमीटर चलेंगे तो 2 किलोमीटर तो चले थे उसका रुपया इतना हुआ था, फिर आप 1 और किलोमीटर चले तो उसका कितना लगेगा, 8 लगेगा। ठीक है, 8 रुपए और जुड़ जाएंगे। ऐसे ऐसे देखिए इसने कहा क्या कहा है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए जो किराया लगेगा वो 8 है, लेकिन ये 15 रुपए सिर्फ क्या है, फर्स्ट किलोमीटर का, 1 किलोमीटर चलने का स्टार्टिंग का। यहां पर लिखा नहीं लिखा, देखिए प्रथम किलोमीटर। ठीक है, नहीं टैक्सी में बैठे और जब 1 किलोमीटर करेंगे तो 15 रुपए, फिर उसके बाद जितना भी किलोमीटर चलेंगे उसका जो अतिरिक्त किराया है किलोमीटर का वो कितना है, 8 रुपए। तो इस प्रकार आप इसको संख्याओं के रूप में जमा सकते हैं, सूची बना सकते हैं। ये पहले किलोमीटर का किराया, ये दूसरे किलोमीटर का किराया, ये 3 किलोमीटर चलने का किराया है। ठीक है, इसी प्रकार जब आप 4 किलोमीटर चल जाएंगे तो ये तो जो किराया है वो 3 किलोमीटर चलने का है और इसमें 1 और किलोमीटर आप अतिरिक्त चले तो उसमें 1 और यहाँ पर संख्या ऐड हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार आप 8-8 रुपए जोड़ते जाइए क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्रत्येक अतिरिक्त का जो किराया है वो कितना है, आपका 8 रुपए है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, ये जो है इसको सरल कर देते हैं। देखिए ये कितना है, 15 का 15। अब यहां से 15 और 8 जोड़िए, कितना हो जाएगा आपका 23। ठीक है, 23 रुपए। 1 किलोमीटर का किराया 15 रुपए, 2 किलोमीटर का चलने का 23 रुपए। इसी प्रकार 3 किलोमीटर का देखिए 8 और 8 16, 16 और 15 कितना हो जाएगा आपका 31। ठीक है, इस प्रकार आप 8 और 8 16, 16 और 8 24, 24 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके आपको यहाँ पर संख्याओं की सूची प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब इस सवाल में हमें क्या पूछा गया है कि ये जो सूची हमें प्राप्त हुई है क्या ये सूची एपी है, और एपी है तो क्यों है। ठीक है, नहीं एपी मतलब समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मैंने आपको इसके जो भाग 1 में है वहां पर मैंने समांतर श्रेणी का परिचय बताया था आपको, समांतर श्रेणी क्या होती है और समांतर श्रेणी में जो nवां पद होता है आपका, उसका व्यापक रूप होता है, उसमें प्रथम पद होता है, सार्वंतर होता है, कब एपी होती है, हमें चेक करना है, कैसे चेक करना है, वो सब मैंने भाग 1 में सिखा दिया है। ठीक है, वहां पर मैंने पूरा बेसिक बताया। यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है, उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, पहले आप वहां पर जाके देखिए। बिल्कुल आपको आसानी से बिल्कुल सब कुछ मैंने यहाँ पर क्लियर किया है। ठीक है, यदि वो वीडियो आप अच्छे से देख लेते हैं तो मैं गारंटी कहता हूं इसमें आप कहीं नहीं अटकने वाले। ठीक है, बिल्कुल बेसिक है ये। तो यहाँ पर देखिए ये हमें संख्याओं की सूची दी गई। अब हमें चेक करना है कि क्या ये एपी है। तो देखिए कैसे चेक करते थे, हम क्या करेंगे,
एपी यानी कि समांतर श्रेणी, मैं आपको वापस बता देता हूं, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, ठीक है नहीं, ये चेक करना होता है। तो समान अंतर यानी कि जिसके पदों का क्रमागत अंतर, यानी कि दो जब क्रमागत पद लेते हैं उनका बीच का अंतर यदि समान आ जाता है सभी का, तो वो क्या हो जाती है, आपकी समांतर श्रेणी हो जाती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इन दोनों पदों का अंतर हम चेक करेंगे, यानी कि a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 कहने का मतलब ये a1 यानी कि प्रथम पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ठीक है। इस प्रकार आप a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 यानी कि 23 माइनस 15। अब जब आप 23 माइनस 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा। इसी प्रकार जब आप इन दोनों पदों का अंतर निकाल दिया, अब हम इन दोनों पदों का अंतर निकालते हैं, ठीक है, इन दो क्रमागत पदों का। तो यहां पर अंतर कैसे निकालते हैं, बाद वाला पद माइनस पीछे वाला पद, यानी कि a3 माइनस a2, a3 कितना यहां पर 31 है, माइनस का कितना हो जाएगा 23, तो यहां से 31 माइनस 23 मतलब कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहां पर ही देख सकते हैं कि इन दोनों पदों का अंतर है जो क्या है, सेम आया है, ठीक है। यहां पर 8 आया है तो यहां पर भी 8 आया है, ठीक है। तो यहां पर आप 3 पदों तक ही निकाल सकते हैं, लेकिन आपकी किताब में है 4 पदों तक दिए गए हैं, तो हम भी क्या है 4 पदों का निकाल लेते हैं। तो यहां पर देखिए इन दोनों का क्रमागत हम अंतर निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा यहां पर a4 माइनस a3, यानी कि बाद वाले पद में से पहले वाला पद घटा देना है। तो यहां पर 39 और माइनस 31, तो 39 माइनस 31 जो अंतर आएगा कितना आएगा, आपका 8 आएगा, ठीक है। तो इन दो पदों का अंतर कितना है 8, इन दोनों पदों का अंतर कितना है 8, और इन दोनों पदों का अंतर कितना है 8। तो आप देख सकते हैं इन सभी पदों का अंतर क्या है, समान है। तो ये जो अंतर है वो समान है, इसीलिए समांतर, समान अंतर, समांतर, और ये क्या हो जाएगी श्रेणी, क्योंकि इनको एक फॉर्मूले के रूप में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, एक समांतर श्रेणी, बिल्कुल। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे इसके लिए, जी हाँ, यहां पर लिखेंगे जी हाँ यह एक समांतर श्रेणी है, जी हाँ यह एक एपी है, ठीक है, एपी है। तो इस प्रकार आपको समांतर श्रेणी चेक करनी है जब आपको एक संख्याओं की सूची दी जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको इस पहले को पहला करना है। अब हम करते हैं इसी पहले का दूसरा सवाल। तो जो हमारा अगला सवाल है पहले का, वो देखिए क्या है यहाँ पर, किसी बेलन सिलेंडर, बेलन यानी कि सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का कितना भाग निकालता है, यहाँ पर 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक बेलन है, उस बेलन के हवा, वो बेलन क्या हवा से पूरा भरा हुआ है, ठीक है, और एक पंप लगा हुआ है उसके ऊपर, मान लीजिए ऐसा एक पंप लगा हुआ है जो क्या करता है, प्रत्येक बार में जितनी हवा है इस बेलन में, जितनी हवा है उस हवा का 1/4 भाग, कहने का मतलब है यदि मान लीजिए इसमें 100 लीटर हवा होती, ऐसा मान सकते हैं आप, 100 लीटर हवा होती तो उसका 1/4 यानी कि 25 लीटर बाहर फेंक देता है, ठीक है। फिर क्या करता है, अंदर कितनी बचेगी, 75 लीटर। फिर दूसरी बार में भी क्या करेगा, ये जो पीछे शेष बची हवा है उसका 1/4 भाग बाहर फेंक देगा। अब देखिए इसको करने के कई तरीके हैं, आपको अलग अलग जगह ये अलग अलग तरीके से कराएंगे। कराने अलग अलग का मेरा मतलब है कि इसमें कितनी गैस माननी है। इसने क्या कहा है, देखिए किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, अब इसने हवा की मात्रा दी नहीं है, आप कितनी भी मान सकते हैं, 1 लीटर मान लीजिए, 100 लीटर मान लीजिए, कितने लीटर भी आप मान सकते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। अब मैं आपको एक यहाँ पर सलाह दूंगा कि आप इतनी लीटर हवा मानिए जिससे कि हमारा क्या है, कैलकुलेशन थोड़ा आसान रहे। यानी कि 1/4 करना है, यानी कि 4 का भाग लगाना पड़ेगा, उसमें 1/4 से गुणा करना पड़ेगा, तब 4 का भाग लगाएंगे तो वो संख्या आसानी से कट जाए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इसमें 1600 लीटर हवा मान लेता हूं। कितनी लीटर हवा मानता हूं इसमें, 1600 लीटर। आप 1 लीटर मान के भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है, भिन्नों की जोड़ बाकी आएगी। जबकि यहां पर 1600 लीटर मानेंगे जब इसमें हवा, ऐसा ही मान लेते हैं कि इसमें हवा कितनी है, 1600 लीटर है, ठीक है। अब 1600 लीटर इसमें हवा मानने पर क्या होगा, जब आप कैलकुलेशन करेंगे तब आसान रहेगा। अब देखिए ये जो सवाल कहता है वो करते हैं, आप कितनी भी हवा मान सकते हैं, ठीक है। आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, बस गणना आनी चाहिए। तो किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा हमने मानी 1600 लीटर है, जबकि वायु निकालने वाला पंप, आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ एक पंप बना हुआ है, ये प्रत्येक बार में बेलन में जो शेष हवा रहती है उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो देखिए जब पंप आप चालू करेंगे तो 1600 का 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा। तो देखिए 1600 का 1/4 जब निकालेंगे 1/4, तो यहाँ पर आप इसमें बात जाएगा 400 बार, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है जब पंप को खोलेंगे तो कितनी हवा बाहर चली जाएगी, 1600 में से 400 लीटर बाहर चली जाएगी। तो आप देखिए पीछे कितनी बचेगी, शुरुआत में कितनी थी, देखिए 1600 लीटर थी, हमने माना। फिर क्या हुआ, 1600 का 1/4 भाग बाहर निकाल दिया, यानी कि आप पहली बार में कितनी हवा बाहर चली जाएगी, 400 लीटर, ठीक है। तो जब 1600 में से 400 लीटर घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 1200 लीटर, ठीक है। कितना बचेगा, 1200 लीटर। तो जब यहां से 400 लीटर घट जाएगा तो पीछे कितनी बचेगी, 1200 लीटर, ठीक है। अब ये 1600 लीटर नहीं है, अब कितनी बची है पीछे, ऐसा मान सकते हैं यहां से इतनी कम हो गई है, ठीक है नहीं हवा।
अब जब पंप दूसरी बार आप चालू करेंगे तो पंप जब दूसरी बार काम करना शुरू करेगा तो क्या होगा, पीछे जो शेष बची है, देखिए यहां पर क्या लिखा है, शेष हवा का 1/4 भाग। तो यहां पर शेष हवा तो 1200 है क्योंकि 400 बाहर निकल गई पहली बार में, तो दूसरी बार जब चालू करेंगे तो 1200 का 1/4 भाग। तो यहां पर हम 1200 का 1/4 यानी कि 1200 गुणा 1/4 करेंगे, 4 का भाग इस 12 में जाएगा 3 बार। तो कहने का मतलब है 1200 का 1/4 300 लीटर हो जाएगा। तो जो दूसरी बार में करेंगे तो पंप कितनी हवा बाहर निकाल देगा, 300 लीटर। ठीक है, कहने का मतलब जो 1200 था उसमें से 300 लीटर हट जाएगा तो कितना बचेगा पीछे आपका 900 लीटर। तो दूसरी बार में जब पंप चालू किया तो 1200 लीटर थी और उसमें से 1/4 भाग यानी कि 300 लीटर हटा दिया, तो पीछे कितना बचेगा, 1200 तो पहले था, अब कितना बचेगा आपका, हाँ 300 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 900 लीटर बचेगा। कितनी बचेगी आपकी, 900 लीटर। ठीक है, अब इस पंप के अंदर हवा कितनी बची आप कह सकते हैं 900 लीटर। ठीक है, 900 लीटर। अब जब आप तीसरी बार पंप को चालू करेंगे, तीसरी बार पंप चालू करेंगे तो पंप वापस क्या करेगा, शेष हवा का 1/4 भाग बाहर फेंक देगा, बाहर निकाल देगा। तो 900 का आप क्या करेंगे, 1/4 निकालेंगे। तो 900 बट गुणा 1/4, जैसे इनका 1/4 निकाला वैसे ही 900 का निकालेंगे। तो जब आप इसका इसमें भाग लगाएंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, यहां से आप देख सकते हैं 225 आ जाएगा। ठीक है, 225 लीटर। जब आप 4 का भाग 900 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 225 लीटर। तो 1/4 बार फेंक देता है, मतलब 900 से कितनी गैस घट जाएगी, तो आप कहेंगे 225 लीटर गैस बाहर निकल जाएगी। तो पीछे कितनी बचेगी, जब 200 घटाएंगे तो 700 और पीछे 25 और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 675। ठीक है, और इसी प्रकार हवा आगे की तरफ घटती जाएगी और कितनी घटेगी, 1/4 भाग घटती जाएगी। ठीक है, और हमें क्या है, किसी भी संख्या या किसी भी संख्याओं की सूची दी जाती है तब हमें सिर्फ 4 ही पद चाहिए, उनमें 4 ही संख्याएं चाहिए। तो ये जो कह रहा था हमने इसको क्या है, इस प्रकार संख्याओं के रूप में जमा दिया। ठीक है, अब ये जो आया है क्या ये एक एपी है, ये हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। तो चेक कैसे करते हैं, a2 - a1 से, तो यहाँ पर लिखेंगे a2 - a1। ठीक है, अब ये a1 होता है और ये a2 होता है, ये a3 यानी कि तीसरा पद और ये a4 यानी कि चौथा पद या चौथी संख्या। तो a2 - a1 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1200 - 1600। अब 1200 - 1600, 1200 में से 1600 जाएगा तो कितना बचेगा, -400। कितना बचेगा, -400। ठीक है, 1200 - 1600 कितना बचेगा, -400। फिर अब हम क्या करेंगे, ये तो इन दोनों पदों का अंतर हो गया, अब हमें इन दोनों पदों का अंतर निकालना है। तो इन दोनों का अंतर निकालने के लिए बाद वाले पद में से पहले वाला पद घटा देंगे, यानी कि a3 - a2। अब यहां से a3 कितना है, 900 माइनस a2 कितना है, 1200। तो 900 - 1200, जब 900 - 1200 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -300 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको आगे इन दो पदों का अंतर निकालने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है कि इन दोनों पदों का अंतर -400 आया, जबकि इन दोनों पदों का अंतर यहाँ पर कितना आया, -300, जो कि क्या है, बराबर नहीं है। समांतर होने का मतलब क्या है, समान अंतर होना चाहिए। जब भी हम पहले सवाल में किया तो वहां पर समान अंतर आया था, लेकिन यहाँ पर समान अंतर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, एक एपी नहीं है। जो ये हमारे पास संख्याओं की सूची प्राप्त हुई है ये एक एपी नहीं है। तो यहां पर हम लिखेंगे अतः यह एक एपी नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि इनमें जो पदों का बीच का अंतर आया वो बराबर नहीं है, और पदों का अंतर बराबर नहीं होता है तो वो समांतर श्रेणी नहीं होती है, एपी नहीं होती है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होता है। तो ये तो हो चुका है हमारा सवाल संख्या पहले का दूसरा। अब हम करते हैं सवाल संख्या पहले का तीसरा। तो अब देखिए हमारा जो पहले का तीसरा है वो क्या है, देखिए यहां पर पहले का जो तीसरा हो गया, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, यानी कि कुआं खोदा जा रहा है और उसमें क्या है, पैसा लगेगा। अब जब कुआं खोद रहे हैं तो वहां पर क्या है, मीटर के हिसाब से पैसे लग रहे हैं। ठीक है, कुएं खोदने के, ठीक है, जो खोदने वाला है वो मीटर के हिसाब से ले रहा है। कैसे ले रहा है, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत, यानी कि जो 1 मीटर जब आप खोदोगे तब कितना रुपए लेगा, वो 1 मीटर खोदने का 150 रुपए लेगा। ठीक है, फिर 1 मीटर खोदने के बाद, यानी कि बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत कितनी हो जाएगी, 50 रुपए हो जाएगी। ठीक है, जब जैसे ये टैक्सी वाला ही है जो अभी इस पहले का पहला था नहीं, जहां पर टैक्सी में प्रथम की जो किलोमीटर था उसका किराया 15 रुपए था और उसके बाद 8-8 रुपए जोड़ता जा रहा था। इसी प्रकार यहाँ पर भी जब कुआं खोदेंगे तो जब पहला मीटर है, यानी कि जब खोदना शुरू करेंगे जमीन थोड़ी ठोस रहती है, अंदर की नीचे की जमीन क्या है, थोड़ी ऐसी आप कह सकते हैं नरम रहती है। तो जब ऊपर से खोदेंगे तो पैसा ज्यादा लेगा, वो उसको मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो कितनी है पहले मीटर का, 150 रुपए। तो यहाँ पर लिखेंगे संख्याओं की जो जमावट बनेगी वो 150 रुपए। उसके बाद क्या है, प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत कितनी है, 50 रुपए, यानी कि जब अगला मीटर खोदेगा तो 50 रुपए और जुड़ जाएंगे। ठीक है, यानी कि पहला मीटर खोदने के लिए 150 रुपए लिए, उसके बाद
जब 2 मीटर यानी कि दूसरा मीटर खोदेगा तो 150 तो पहले के हो गए, अब दूसरा मीटर खोदेंगे तो उसका भी 50 रुपये जुड़ जाएगा। इसी प्रकार जब 3 मीटर खोदने करेगा, यानी कि पहला मीटर खोद दिया, उसके बाद 2 मीटर खोद लिया, उसके बाद 3 मीटर खोदने करेगा, तो ये 2 मीटर का तो पहले का लग गया खर्चा, यानी कि लागत आ गई। इसके बाद आगे 1 और किलोमीटर की लागत आएगी, यानी कि कितनी आएगी, 50 रुपये। फिर इसी प्रकार ये 3 मीटर खोदने का लागत आई है, इसी के बाद आप 4 मीटर खोदने की लागत यानी कि 150, फिर दूसरे मीटर की, फिर तीसरे मीटर की, और इसी प्रकार चौथे मीटर की, ठीक है। और इसी प्रकार ये आगे की तरफ सिलसिला जारी रहेगा, ठीक है। जितना मीटर खोदेंगे इस प्रथम मीटर को छोड़ के जितना भी आगे मीटर खोदते जाएंगे 1 मीटर के 50 रुपये जुड़ते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ये संख्याओं की सूची, एक संख्याओं की जमावट प्राप्त हुई है। अब हमें इसको चेक करना है क्या ये एक एपी है, तो देखिए पहले इसको सरल कर लेते हैं। 150 प्लस 50 कितना हो जाएगा आपका 200, फिर 150 प्लस 50 200, 200 प्लस 50 250 यानी कि 250। इसी प्रकार 150 प्लस 50 200, 200 प्लस 50 250, 250 और 250 और 50 300, ठीक है। इसी प्रकार आगे की तरफ ये संख्याएं बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब हमें ये जो ये संख्याओं की सूची प्राप्त हुई है, ये भाषा के रूप में दिया था और उसी को हमने संख्याओं के रूप में जमा दिया। अब इन संख्याओं की सूची को हमें चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है, ठीक है। वही A2 - A1 यानी कि क्रमागत पदों का अंतर हमें चेक करना है, समान अंतर होना चाहिए, इसीलिए समांतर होती है। तब कैसे ज्ञात करते थे, A2 - A1, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है, ठीक है। तो A2 - A1, अब A2 - A1 करेंगे, ये A2 तो 200, पीछे वाला यानी कि 150। अब ये घटाएंगे तो कितना आएगा, 200 - 150 कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार A3 - A2, A3 - A2, A3 का मान कितना है 250 माइनस A2 का मान 200, तो 250 - 200 कितना हो जाएगा आपका 50, ठीक है। इसी प्रकार A4 - A3 यानी कि A4 - A3, आगे वाला पद माइनस पीछे वाला पद यानी कि 300 माइनस A3 का मतलब 250, तो 300 - 250 कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इन दो पदों का अंतर कितना आया 50, इन दोनों पदों का अंतर कितना आया 50, और फिर इन दोनों पदों का अंतर भी कितना आया 50 आया, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं सभी पदों का अंतर क्या है, समान आया है। तो ये अंतर समान है यानी कि समान अंतर है, इसलिए ये क्या हो जाएगी, एक समांतर श्रेणी हो जाएगी। जब भी आपको कोई संख्याओं की सूची देते हैं ऐसे ही आपको एपी को चेक करना है, ठीक है। तो ये क्या है, समांतर श्रेणी है। तो यहां पर नीचे लिखेंगे अतः यह एक एपी है, क्योंकि यहां पर एपी है। अब एपी क्यों है, क्योंकि इनके पदों का बीच का अंतर क्या है, समान है। इस प्रकार आपको इसको चेक करना है, ठीक है। नहीं, यही हमें सवाल कहा गया था। अब हम चलते हैं, ये तो हमारा तीसरा सवाल हो गया पहले का। अब हम करते हैं पहले का चौथा सवाल और आखिरी सवाल पहले का। अब देखिए हमारा जो पहले का चौथा सवाल है वो क्या है, ध्यान दीजिए। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए की राशि पर 8% वार्षिक की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है, ठीक है। तो इसमें जो हमको आपको संख्याओं की जमावट यानी कि जो संख्याओं की सूची बनानी है वो किसकी बनानी है, मिश्र धन की, यानी कि प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन हमें यहाँ पर बनाना है, ठीक है। नहीं, जबकि 10,000 रुपए की राशि पर 8% वार्षिक की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की गई है। तो पहले यहाँ पर आपको चक्रवर्ती ब्याज निकालना है और फिर आपको मिश्र धन भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सीधा मिश्र धन ही निकाल देते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पर लिखेंगे हल। अब आपको मिश्र धन निकालने का सूत्र आना चाहिए जब हमें चक्रवर्ती ब्याज दिया गया हो। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, देखिए जो आपका मिश्र धन निकालने का सूत्र होता है वो क्या होता है, मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, जब चक्रवर्ती ब्याज पर कोई चीज कोई राशि जमा की जाती है नहीं चक्रवर्ती ब्याज पर, तो यहाँ पर देखिए मिश्र धन का सूत्र क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100, और पावर कितनी हो जाएगी आपकी, समय हो जाएगी, ठीक है। नहीं, पावर हो जाएगी समय। अब यहां से जो ये आएगा मिश्र धन, ये आ जाएगा मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 और पावर कितनी हो जाएगी, समय हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब मूलधन प्लस ब्याज यानी कि चक्रवर्ती ब्याज। मूलधन और चक्रवर्ती ब्याज को जब मिलाते हैं तब आपका अमाउंट यानी कि मिश्र धन आता है। अब यदि आपको चक्रवर्ती ब्याज निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें से आप मूलधन घटा देंगे, ठीक नहीं भाई। मिश्र धन में से जब आप मूलधन घटा देंगे तो ये जो बचेगा, ये क्या बचेगा आपका चक्रवर्ती ब्याज बचेगा। लेकिन हमें यहाँ पर क्या पूछा गया, मिश्र धन, तो हम यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे, मूलधन नहीं घटाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमें ये आंकड़े दिए गए हैं, राशि दी गई है, हमें कितना इन्वेस्ट किए गए हैं, कितना जमा की गई है, 8% वार्षिक दर हमें दी गई है, और समय क्या है देखिए प्रत्येक वर्ष दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ गया ये, प्रत्येक वर्ष, ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज पर की गई, ये देखिए प्रत्येक वर्ष।
तो हम देखिए पहले वर्ष का मिश्र धन निकालते हैं। प्रत्येक वर्ष का मतलब हम ऐसा मानते हैं कि पहला साल, एक साल खत्म हो गया तब हमारा मिश्र धन कितना आता है, इसके अंदर मान रखते हैं। देखिए मूलधन, यहाँ पर मूलधन कितना है 10,000, तो लिखेंगे 10,000 गुणा 1 प्लस दर, दर कितनी है आपकी 8% है, ठीक है ना, ये दर है यहाँ रेट है, ठीक है ना 8, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 बट्टा में 100 और पहले साल का यानी कि हमारी अवधि कितनी है 1 साल, तो यहाँ पर ऊपर कितना आ जाएगा समय यानी कि 1 साल। अब इसको हम सरल करेंगे तो देखिए सरल करने पर क्या आता है 10,000 गुणा पावर 1 है मतलब इतना का इतना ही। अब इसको सॉल्व करिए, 100 को 1 से गुणा करेंगे 100 और 8 कितना हो जाएगा 108 और बट्टा में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है, ये गुणा में हो जाएगा। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो यहाँ से जो हमारी राशि आएगी 100 गुणा 108 यानी कि 108 के पीछे 2 जीरो लगा लेंगे तो आ जाएगी 10,800 रुपये। तो एक साल का जो हमारा मिश्र धन आएगा, एक साल का जो मिश्र धन आएगा वो कितना आएगा 10,800 रुपये, ठीक है नहीं। तो पहले 10,000 रुपये हमने इन्वेस्ट किया था और 800 रुपये हमारे ऊपर और आए, तो कहने का मतलब 800 रुपये हमारे यहाँ पर ब्याज आया, एक साल का चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। अब हमें 2 साल का निकालना है, ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर प्रत्येक वर्ष, यानी कि 1 साल का आ गया, उसके बाद 2 साल का मिश्र धन, उसके बाद 3 साल का मिश्र धन, इसी प्रकार 4 साल का, तो हमें यहाँ पर 4 साल तक निकालना है, ठीक। तो अब हम यहाँ पर निकालेंगे 10,000, सिर्फ ये बदलेगा, समय बदला है बस, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। देखिए 10,000 गुणा 1 प्लस 8 बट्टा 100, रेट उतनी की उतनी है और पावर कितनी लग जाएगी 2 लग जाएगी, यहाँ पर यही ध्यान देना है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर देखिए 10,000 गुणा यहाँ से 100 और 1 गुणा करेंगे, डायरेक्ट करते हैं, एलसीएम नहीं लेते हैं, यहाँ पर सीधा करिए 100 गुणा 100, 100 प्लस 8 कितना हो जाएगा 108, कितना हो जाएगा 108 बट्टा 100। अब पावर कितनी लगी हुई है 2 लगी हुई है, जब हम 2 की पावर 2 लगाते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये आधार है, इसको 2 बार गुणा करना है। यहाँ पर x की घात 3 लगाते हैं तो इसका मतलब ये आधार है और ये घात है, इसका मतलब इस आधार को 3 बार गुणा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 108 बटा 100 के ऊपर पावर 2 है, तो इसका मतलब 108 बटा 100 को 2 बार गुणा करना है, तो मैंने यहाँ पर 2 बार गुणा करवा दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये 100 और ये 100 जब गुणा होंगे तो 10,000 होंगे और इस 100 से ये 2 जीरो कट जाएंगे और इस 100 से ये 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ पर 1 बचेगा, यानी कि 10,000 बचेगा और 10,000 का भाग 10,000 में 1 बार जाएगा, ठीक है। तो 1 को 108 से गुणा करो 108 ही आएगा और 108 को जब आप 108 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 11,664, ठीक है नहीं, ये आ जाएगा आपका 2 वर्ष का मिश्र धन आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 वर्ष का मिश्र धन। इस प्रकार आप यहाँ पर 3 वर्ष का निकालेंगे तो यहाँ पर हम सिर्फ पावर बदल देंगे, यानी कि जो समय होता है ऊपर ये यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो देखिए ऐसा कैसा लिखेंगे 10,000 गुणा 1 प्लस 8 बटा 100 और पावर कितनी हो जाएगी 3, यानी कि अब आपको 3 साल का मिश्र धन निकालना है। ये 1 साल का मिश्र धन है, ये 2 साल का मिश्र धन है और ये यहाँ पर 3 साल का मिश्र धन निकल जाएगा। किसके लिए, चक्रवर्ती ब्याज के लिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 10,000 गुणा 100 गुणा 100, 100 और 8 कितना हो जाएगा 108, तो लिखेंगे 108 बट्टा 100 और पावर कितनी है 3 है, तो इसका मतलब 108 को कितनी बार गुणा करना है आपस में 3 बार गुणा करना है, 108 बट्टा 100 को 108 बट्टा 100, ठीक है। अब देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, मतलब 100 का भाग इसमें चला जाएगा, फिर 100 का भाग इसमें चला जाएगा। अब आप जब 108 गुणा और बट्टा में 100 करेंगे तो 12,597.12 आ जाएगा, ठीक है। अब ये संख्याओं की सूची प्राप्त हुई है। इसी प्रकार जब आप पावर 4 लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, चौथे साल का मिश्र धन आ जाएगा, ठीक है नहीं, 4 सालों का मिश्र धन आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये जो सूची प्राप्त हुई है ये सूची में ऊपर की तरफ लिख देता हूं, ठीक है नहीं, लिख देता हूं। देखिए कितना आ जाएगा 10,800 कॉमा यहाँ पर दूसरा जो पद आ जाएगा वो 11,664 और उसके बाद तीसरा जो आ जाएगा 12,597.12 और इसी प्रकार आगे भी आएंगे, ठीक है। जब आप पावर लगाते जाएंगे अलग अलग, तो हमें क्या करना है, ये चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है या फिर नहीं है। तो हम कैसे चेक करेंगे, A2 माइनस A1 यानी कि इस पद में से ये A1 होता है और ये A2 होता है, ठीक है, और ये A3 होता है, ठीक है। अब हमें तो यहाँ पर देखिए इनको देखने से ही पता चल रहा है कि इनका अंतर बराबर नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर सब्जेक्टिव है तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो A2 माइनस A1, A2 कितना आपका 11,664 माइनस 10,800, या जब आप घटाएंगे तो देखिए कितना आता है 11,664 माइनस 10,800 घटाएंगे तो लिखेंगे 10 और 800 घटाना है, ठीक है नहीं। तो 4 में से 0 गया 4, 6 में से 0 गया 6 में से 8 जाएगा नहीं तो एक उधर लेगा 16 में से 8 जाएगा 8 बचेगा, ये 0 हो गया तो यहाँ पर 1 इससे लेगा तो ये 10 बन जाएगा, 10 में से 0 या फिर 1 में से 0 घटाओ तो 0 ही बचेगा और 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0। तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा आपका 864 आ जाएगा, ठीक है नहीं। इनका अंतर कितना है 864। इसी प्रकार जब आप इन दोनों का अंतर यानी कि A3 माइनस A2 निकालते हैं तो A3 का मतलब कितना है
597.12 में से आपको घटाना क्या है 11,664। जब आप इनको आपस में घटाइए तो देखिए कितना आता है 12,597.2 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप घटाइए जो भी आता है यहाँ पर घटाई देते हैं। चलो 11,664.00 तो इसको घटाएंगे 2 में से 0 गया 2, 1 में से 0 गया 1, दशमलव के नीचे दशमलव, 7 में से 4 गया 3, 9 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 3, 5 में से 6 जाता नहीं तो एक उधर 5, 15 में से 6 जाएगा 9, 1 बन गया, 1 में से 1 गया 0 और 0, तो इनका जो अंतर आएगा कितना आएगा 933.12 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अंतर देखिए और इनका अंतर देखिए, आपको आगे पद निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? यहाँ पर इन दोनों पदों का अंतर बराबर नहीं आ गया, यहाँ ये और ये अंतर बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे अतः ये एक एपी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो हमें संख्याओं की जमावट प्राप्त हुई थी, इन संख्याओं की जमावट को जब हमने चेक किया है तो यहाँ पर उनके जो पद आए उन्हें पदों का क्रमागत पदों का अंतर हमें बराबर नहीं मिला है, तो ये भी क्या है एक एपी नहीं है। तो आप यहाँ पर नीचे की तरफ लिखेंगे अतः ये एक एपी नहीं है। तो इस प्रकार आपको इस सवाल को करना है। तो यहाँ पर हमने पहले के चारों सवाल कर दिए हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के दूसरे सवाल की ओर। अब देखिए हमारे जो प्रश्नावली संख्या 5.1 है उसका तो हमने पहला सवाल कर लिया है। अब हमारे सामने देखिए दूसरा सवाल देखिए हम पढ़ते हैं क्या है। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, यानी कि एपी के आपको 4 पद लिखने हैं, वो भी प्रथम, ठीक है नहीं, प्रथम 4 पद लिखने हैं। उसके बाद जबकि प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी हमें यहाँ पर निम्नलिखित दिए गए हैं, यानी कि इस सवाल में क्या है आपको प्रथम पद दिया गया है और सार्वअंतर भी दिया गया है, तो फिर आपको प्रथम 4 पद लिखना है, ठीक है नहीं। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं ये जो सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसीलिए मैं इसके ऊपर 5 स्टार लगा देता हूं, क्योंकि ऐसे जो सवाल है आपके अबसद हो या फिर खाली जगह हो या फिर 1 नंबर की जो सवाल है उसके अंदर आते हैं और हर बार आते हैं, ठीक है नहीं। तो ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या है, प्रथम पद हमें कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 10 दिया हुआ है और हमारे जो सार्वअंतर है वो कितना है 10 दिया हुआ है। तब हमें 4 पद लिखने हैं। तो देखिए आपको मैं बता दूं कि एपी का जो व्यापक रूप होता है, एपी का व्यापक रूप होता है, उस व्यापक रूप से हम क्या है 4 पद लिखते हैं। तो व्यापक रूप क्या होता है, ए मैंने पिछले वाले वीडियो में बिल्कुल बारीकी से और बिल्कुल बेसिक से बताया कि क्या होता है ए, उसके बाद क्या होता है a प्लस डी, इसके बाद क्या आता है a प्लस 2d, फिर आपका आता है a प्लस 3d, ठीक है। इसी प्रकार a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d, ऐसे ऐसे करके a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी कि nवा पद आता है। ये होता है आपका एपी का यानी कि किसी भी समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, ठीक है। तब हमें यहाँ पर तो सिर्फ 4 ही पद पूछे, इसीलिए मैंने 1 2 3 4 ही पद लिखे हैं, वो भी क्या है प्रथम, तो प्रथम ये 4 पद ये होते हैं, ठीक है। अब इनमें देखिए a और d गायब है और हमें a और d के मान दिए गए हैं, तो हम देखिए यहाँ पर a का मान कितना है 10, तो यहाँ पर लिखेंगे 10, कॉमा a प्लस डी यानी कि 10 प्लस डी का मान कितना है 10, फिर कॉमा a का मान 10 प्लस 2d का मतलब 2 गुणा डी का मान 10, फिर कॉमा फिर a का मान 10 प्लस 3d मतलब 3 गुणा 10 हो जाएगा। अब इसको सरल करिए, 10 का 10 कॉमा 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा आपका 20, कॉमा 2 गुणा 10 कितना हो जाएगा 20 और ये 10 कितना हो जाएगा 30, ठीक है। और इसी प्रकार आपको 3 गुणा 10 30 प्लस ये 10 कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो प्रथम पद 10 और सार्वअंतर 10 दिया था, तो उस समांतर श्रेणी के जो प्रथम 4 पद हो जाएंगे जिसके ये प्रथम पद है और ये सार्वअंतर है, वो क्या होंगे 10 20 30 और 40, और यही हमारा यहाँ पर क्या है आंसर है, ठीक है। इस प्रकार आपको प्रथम पद और सार्वअंतर दिए जाने पर किसी भी समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद पूछे, भले 10 पद पूछे, भले 2 पद पूछे, आपको इसी व्यापक रूप से इस प्रकार निकालना है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखिए दूसरी जो सवाल है, इस दूसरा जो सवाल है उसमें क्या है प्रथम पद -2 है और डी क्या है 0 है, ठीक है। तब हमें यही एपी का व्यापक रूप लिखना है, यहाँ पर भी एपी का व्यापक रूप से, ठीक है नहीं, 4 पद इसमें भी निकालने, तो एपी के व्यापक रूप से, ठीक है, एपी के व्यापक रूप से। तो यहाँ पर व्यापक रूप क्या होता है a प्लस डी, a प्लस 2d और क्या हो जाएगा आपका a प्लस 3d। हमें 4 ही पद पूछे इसलिए हम 4 ही लिखेंगे। यहाँ पर a कितना है -2, कॉमा -2 प्लस डी का मान कितना है 0, कॉमा -2 प्लस 2d, 2d का मतलब 2 गुणा 0। इसी प्रकार -2 प्लस 3d का मतलब 3 गुणा 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे -2, अब -2 में 0 जोड़ रहे हैं तो मतलब -2 ही आएगा, कुछ नहीं होगा यहाँ पर 0 जोड़ने का मतलब आप वो का वही लिखिए जिसमें जोड़ रहे हैं। यहाँ पर 2 गुणा 0 पहले गुणा होगा बोर्ड मास के अनुसार, तो 2 गुणा 0 0 हो जाएगा, 0 में -2 जोड़ेंगे तो ये भी -2 आ जाएगा। 3 गुणा 0 0 होगा, ये 0 हो जाएगा, और 0 में ये -2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे हमने व्यापक रूप लिखा और इसके अंदर a और d के मान दिए तो हमने रखे, तो हमारे पास क्या आया -2 यानी कि ये चारों पद क्या है बराबर है, और यही क्या है इस एपी के
जिसका ये इसे कह रहा है नहीं, प्रथम 4 पद दी गई हुई एपी के, तो ये एपी के 4 पद है जिसके ये प्रथम पद और ये सार्वंतर है, तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये एपी आप देखिए सभी ये पद क्या है, समान है, तो अगला पद भी -2, इससे भी -2, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये सार्वंतर है वो क्या है, 0 है, तो ये कैसी एपी है, एक नियत एपी है। ठीक है नहीं, ये याद रखिएगा, नियत एपी का मतलब एक कांस्टेंट एपी है, नियत एपी है। ठीक है नहीं, एक विशेष प्रकार की एपी है जिसमें डी का मान क्या होता है, 0 होता है। इस प्रकार आप करना है। अब देखिए तीसरा सवाल, बहुत ही आसान सवाल, इसमें भी हमें एपी के व्यापक रूप से प्रथम 4 पद निकालना है। ठीक है, जब भी आपको प्रथम पद और सार्वंतर दिया जाता है ऐसे ही आपको करना है। बस यहाँ पर आपको माइनस प्लस, भिन्नों की जोड़ बाकी और दशमलव का गुणा भाग जोड़ बाकी आने चाहिए, बाकी ये सारे आसान ही सवाल हैं। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, एपी के व्यापक रूप से, एपी के व्यापक रूप से किसी भी समान श्रेणी का व्यापक रूप जो होता है वो क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इसी प्रकार आप आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। लेकिन हमें तो यहाँ पर सवाल में कितने 4 पद पूछे हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 ही पद लिखेंगे। तो यहाँ पर ए का मान कितना है 4, 4 प्लस डी का मान कितना है -3, तो लिखेंगे -3, 4 प्लस ए प्लस 2d यानी कि 2 गुणा डी का मान -3। ठीक है, ए का मान यहाँ पर कितना है 4 प्लस 3 गुणा डी का मान कितना है -3। ठीक है, लिखेंगे 4, अब ये 4 प्लस गुणा -3 हो जाएगा, यानी कि माइनस हो जाएगा ये। फिर लिखेंगे 4, अब प्लस गुणा माइनस 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा 6, 4 प्लस गुणा माइनस 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा 9। अब इनको सरल कर लीजिए, तो 4, 4 - 3 1, फिर 4 - 6 -2, फिर 4 - 9 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो प्रथम 4 पद पूछ रहा था, हमारे सामने प्रथम चारों पद आ गए। पहला पद आपका 4 जो कि सवाल में भी दिया था 4, दूसरा पद 1, तीसरा -2 और चौथा -5। इस प्रकार आपको इनके ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे सामने दूसरे के 3 सवाल। अब हम करते हैं जो बाकी पीछे बचे हैं 2 और इसी प्रकार करते हैं। तो ध्यान दीजिए, देखिए हमारा जो दूसरे का जो चौथा और 5वां है इसको भी बारी बारी से इसी प्रकार कर लेते हैं। ठीक है नहीं, यहाँ पर सिर्फ जोड़ बाकी का खेल है, आपको जोड़ बाकी आना चाहिए, गुणा भाग आना चाहिए। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, एपी के व्यापक रूप से, एपी के व्यापक रूप से। ठीक है, एपी के व्यापक रूप से, एपी के व्यापक रूप से किसी भी समांतर श्रेणी के जो पहले प्रथम 4 पद होते हैं वो क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। देखिए ये मैं बार बार इसीलिए लिख रहा हूं, देखिए यहाँ पर भी लिखा, यहाँ पर भी लिखा, इससे पहले वाले जो 2 सवाल किए थे उसमें भी लिखा था। ये बार बार इसीलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है नहीं, बार बार आप लिखिए ताकि आप प्रैक्टिस करने से बार बार याद हो जाएंगे। तो ए का मान यहाँ पर कितना है -1, ए प्लस डी यानी कि -1 प्लस डी का मान 1/2, ए प्लस 2d यानी कि 2 गुणा डी का मान 1/2, ए का मान -1 प्लस 3 गुणा डी यानी कि 1/2। ठीक है, अब इसको हम सरल कर लेंगे। तो -1, अब देखिए इसको सीधा सॉल्व करिए, 2 को -1 से गुणा करेंगे तो -2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -1 बटा में कितना आ जाएगा 2। सीधा गुणा करिए, यहाँ से गुणा करिए और ऊपर वाले में जोड़ दीजिए। अब देखिए 2 से ये 2 कट जाएगा, एक बार 1 गुणा 1, तो यहाँ पर कितना होगा -1 प्लस 1 गुणा 1 हो जाएगा। फिर देखिए -1, इसके बटा में कुछ नहीं, 1 मानिए, तो 3 गुणा 1, बोर्ड मास के अनुसार पहले क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 3 गुणा 1 कितना हो जाएगा 3, ऐसा नहीं कि पहले जोड़ दिया, गलत हो जाएगा ये, पहले गुणा करेंगे। तो 3 गुणा 1 3 और 1 गुणा 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको सरल करिए, तो -1 -1/2, -1 और प्लस 1 ये हो जाएंगे 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 0, 2 को -1 से गुणा करिए, -2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 1 और बटा में कितना आ जाएगा 2, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब जब आपको समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर दिया जाता है तो इस प्रकार आपको शुरुआती के पद निकालने हैं। अब ये तो 4 पूछा है, आपको कितने भी पूछे आप निकाल सकते हैं समांतर श्रेणी के व्यापक रूप से। ठीक है, अब इसको देखिए, ये हमारा 5वां सवाल है। यहाँ पर प्रथम पद -1.25 और सार्वंतर कितना है -0.25। तो वही वापस मैं लिखता हूं ताकि आपको याद हो जाए, एपी के व्यापक रूप से। ठीक है ना, जनरल फॉर्म है ये, एपी के व्यापक रूप से। ठीक है, एपी का व्यापक रूप, पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d। ठीक है, यहाँ से ए का मान -1.25, ए प्लस डी यानी कि -1.25 प्लस डी का मान -0.25। बस आपको यही ध्यान रखना है, माइनस प्लस का इधर ध्यान रखा जाता है। ठीक है नहीं, ए प्लस 2d ये तो हो गया दूसरा पद, और ये तो हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा। अब तीसरा मैं नीचे की तरफ लिखता हूं, ध्यान दीजिए, ए यानी कि -1.25 प्लस
2d यानी कि 2 गुणा डी का मान -0.25, ठीक है। इसी प्रकार आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, चौथा पद यहाँ पर लिख देता हूं मैं। ए का मान कितना -1.25 प्लस 3 गुणा डी का मान -0.25, ठीक है। अब इसको सरल करिए तो ये तो पहला का पहला एज इट इज रखिए यहाँ पर, ठीक है नहीं, यहाँ पर आप एज इट इज रखिए यानी कि -1.25 कॉमा। अब देखिए ये प्लस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये -1.25 और ये माइनस का 0.25, तो दोनों ही माइनस के हैं तो दोनों मिल जाएंगे यानी कि दोनों ही जुड़ जाएंगे यहाँ पर, तो 0.25 हो जाएगा, ठीक है नहीं। दशमलव की जोड़ बाकी कैसे करते हैं, दशमलव के नीचे आपको दशमलव रखना है, ठीक है नहीं। तो जब आप इनको जोड़ेंगे तो 5 और 5 0, 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल 1, 2 और 2 4, 4 और 1 5, ठीक है। दशमलव के नीचे दशमलव 1 0 और 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1.50, तो वो भी किसके, माइनस के, क्योंकि दोनों ही माइनस के, तो -1.50, ठीक है। अब इसको करिए, अब इसको नहीं इसको करेंगे, ठीक है नहीं, क्योंकि ये तीसरा पद ये तीसरा पद है और ये चौथा पद है। तो देखिए इसको करेंगे तो ये लिखेंगे -1.25 का वैसा, फिर इसको क्या करना है 2 से गुणा करना है, यानी कि 2 को इससे गुणा करेंगे। तो पहले देखिए इस 0.25 को 2 से गुणा करेंगे, तो मैंने बताया दशमलव का गुणा कैसे करते हैं, ऐसा मानिए यहाँ पर दशमलव है ही नहीं, तो 25 को 2 से गुणा करेंगे, 25 गुणा 2 कितना हो जाएगा 50। अब दशमलव कितने अंक छोड़कर दाईं तरफ से, तो देखिए 1 और 2, तो यहाँ पर 1 और 2 यानी कि यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। तो कहने का मतलब कितना आएगा 0.50 यानी कि 0.50, तो ये माइनस गुणा प्लस माइनस हो जाएगा और आएगा कितना 0.50, ठीक है। इसी प्रकार जब आप इसको करेंगे तो कितना आएगा -1.25 माइनस और सॉरी इसको तो किया, इसको करेंगे तो 3 को इससे गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 75 और दशमलव लगाएंगे तो 0.75। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो कितना -1.25 कॉमा -1.50, और जब आप इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -1.75 कॉमा माइनस, और ये माइनस आपस में मिल जाएंगे यानी कि दोनों ये एक ही समान चिन्ह के हैं, तो दोनों ही मिला दो, तो ये 25 और ये 75 एक होगा, दशमलव है तो दाईं तरफ से 2 अंक छोड़ के लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, 2.00 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस प्रकार आपको प्रथम पद और सारवंत्र दिए जाने पर इस प्रकार आपको 4 पद निकालने हैं, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पर आंसर। यहाँ पर कुछ नहीं है, बस आपको दशमलव का और माइनस का ध्यान रखना है। दशमलव की जोड़ बाकी आपको आने चाहिए, गुणा भाग आना चाहिए, मैंने वो भी सिखा रखा है। उस वीडियो का भी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वो जाकर आप सीख सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से, आसान भाषा में मैंने इसको सिखाया है। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा सवाल प्रश्नावली संख्या 5.1 का, ठीक है, जिसमें हमें प्रथम पद और सारवंत्र दिए जाने पर प्रथम 4 पद लिखने थे। अब हमें अगला जो सवाल है, सवाल संख्या 3, इसमें इसी का उल्टा दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम करते हैं हमारा सवाल संख्या 3। अब जो हमारा जो तीसरा सवाल है वो देखिए क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए हमें यहाँ पर देखिए एपी दी गई है, और प्रत्येक एपी यहाँ पर यदि आप देखते हैं 4 एपी दी गई है, उसमें क्या करना है प्रथम पद तथा सार्वअंतर लिखना है, ठीक है नहीं। यहाँ पर हमारे सामने ये एपी लिखी गई है, इन चारों एपी में हमें क्या करना है प्रथम पद लिख के बताना है और सार्वअंतर लिख के बताना है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये भी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ऐसे सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है, 1 नंबर के। अबसद हो, जैसे हमने मेरे पिछला सवाल बताया था कि वो भी सवाल पूछे जाते हैं, चाहे अबसद हो बोर्ड के परीक्षा में, चाहे आपका खाली जगह हो, यहाँ पे रिक्त स्थान फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, और यहाँ फिर आपका 1-1 नंबर के सवाल हो, ये सवाल आते हैं। तो देखिए हमारे सामने जो एपी है वो क्या है, तीसरे का पहला एपी 3 1 -1 -3 ऐसे ऐसे करके आगे जा रही है। अब हमें इसका प्रथम पद लिखना है, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद। सबसे पहले आप हल लिखिए भली, ठीक है ना, क्योंकि हम इनको हल कर रहे हैं। तो लिखेंगे प्रथम पद ए। अब ए क्या होता है, ये जो आगे ही आगे होता है, मैंने बेसिक में बता रखा है बिल्कुल। प्रथम पद समांतर श्रेणी की जो पहली संख्या होती है, यहाँ पर आप पहला पद होता है वही प्रथम पद कहलाता है। तो यहाँ पर कितना है 3, तो लिखेंगे 3। इसी प्रकार यहाँ पर आपको सार्वअंतर भी लिखना है, तो सार्वअंतर, ठीक है नहीं, सार्वअंतर को किससे रिप्रेजेंट या बताते हैं, दर्शाते हैं, वो क्या है डी से दर्शाते हैं, स्मॉल डी से। अब डी कैसे निकलता है, a2 - a1, ठीक है। चेक करने के लिए आपको a2 - a1 a3 - a2 या फिर a4 - a3 करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सवाल में क्या लिखा गया, प्रत्येक एपी, पहले से ही कह दिया कि ये संख्याओं की जमावट क्या है एपी, तो आपको चेक थोड़ा करना है, आपको यहाँ पर सार्वअंतर। और सार्वअंतर कैसे निकालना है, a2 - a1, ये a1 होता है प्रथम पद और ये होता है a2, ठीक है नहीं। तो यानी कि इस पद में से ये पद घटाना है, तो a2 1 है और माइनस में ये हो जाएगा 3, a1 मतलब 3, ठीक है। 1 - 3 कितना हो जाएगा आपका -2, तो डी का मान कितना है -2, ये हो जाएगा आंसर। तो सार्वअंतर इस समांतर श्रेणी का -2 और प्रथम पद कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और -2। इस प्रकार आपको करना है। इसी तरह ये सवाल देखिए, इसमें भी आपको प्रथम पद और सार्वअंतर निकालना है, तो वही लिखेंगे। देखिए ये मैं
सारे सवाल एक ही टाइप के हैं, एक ही पैटर्न पर हैं। तो मैं ये बार बार इसलिए करवा रहा हूँ, सभी सवाल करवा रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद, बिल्कुल ऑफलाइन की तरफ पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है नहीं। प्रथम पद ए, प्रथम पद ए यानी कि इस समान श्रेणी का पहला पद, यहाँ पर कितना -5, तो लिखेंगे -5। फिर आपको क्या निकालना है, सार्वअंतर, तो लिखेंगे सार्वअंतर। सार्वअंतर मतलब डी, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और वो डी कैसे निकलता है, A2 - A1 करने से। तो यहाँ से A2 का मतलब दूसरा पद, यहाँ पर ये तो A1 हो जाएगा और ये हो जाएगा A2। तो दूसरा पद क्या है, -1, तो लिखेंगे -1। फिर माइनस इसका, ये -A1 का मान कितना, -5, तो यहाँ पर लिखेंगे -5। अब यहाँ पर क्या है, बच्चे अक्सर गलती कर लेते हैं। क्या गलती करते हैं, वो यहाँ पर ये माइनस देखते हैं और A1 यहाँ पर -5 देखते हो, तो सीधा यहाँ पर ये लिखने की बजाय वो क्या लिखते हैं, -1 -5 लिख देते हैं डायरेक्ट। ये नहीं लिखते हैं, वो सीधा ये लिख लेते हैं, जो कि क्या यहाँ हो जाता है, यहाँ पर गलत हो जाता है। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ये -1 है तो यहाँ पर लिखेंगे -1 A2, और यहाँ पर ये माइनस इसका है माइनस, और A1 क्या है, -5। अब इसको सरल करेंगे तो देखिए -1 माइनस गुणा माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 5। ये कोष्टक का मतलब आप एक तरीके से गुणा समझिए, ठीक है नहीं, गुणा समझिए। तो माइनस गुणा माइनस प्लस, अब आपको -1 + 5 करना है तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं इस समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद आपका -5 आएगा, और जो सार्वअंतर डी है वो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप इसमें भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हल, और सबसे पहले हम निकालेंगे प्रथम पद, ठीक है नहीं, तो लिखेंगे प्रथम पद, और यहाँ पर क्या हो जाएगा a, और प्रथम पद a क्या है यहाँ पर 1/3, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/3। फिर आपको क्या निकालना है, सार्वअंतर, तो यहाँ पर लिखेंगे सार्वअंतर, और सार्वअंतर यानी कि d का मान निकालना है। अभी मैंने बताया कि d क्या होता है, A2 - A1, तो यहाँ पर लिखेंगे A2 और माइनस में A1। A2 का मतलब दूसरा पद, ये हो जाएगा आपका प्रथम पद, और ये हो जाएगा आपका दूसरा पद। तो A2 का मतलब यहाँ पर कितना है, 5/3, यहाँ पर लिखेंगे 5/3 माइनस A1 का मान क्या है, 1/3, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/3। इसको सरल कर दीजिए, समान भिन्न है तो सीधा ऊपर से घटा दीजिए, एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है। बट्टा में कितना आएगा, 3, 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4, तो यहाँ से हो जाएगा 4/3। यदि आप एलसीएम लेके करेंगे तो भी 4/3 ही आएगा, वरना समान भिन्नों को कैसे घटाते हैं, जब समान भिन्न होते क्या है, ऐसे भिन्न जिनके हर समान हो वो समान भिन्न होती है। अब हर समान है तो डायरेक्ट अंश में से घटाइए, और भिन्न जो हर होता है उसको वैसा का वैसा लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार आप इस सवाल को भी कर सकते हैं। देखिए हमारा जो चौथा सवाल है वो क्या है, यहाँ पर लिखेंगे हम हल। अब आपको लिखना है यहाँ पर प्रथम पद, ठीक है, तो लिखेंगे प्रथम और पद। देखिए आपको यहाँ पर जो आप बोर्ड में जब आप ये सवाल करेंगे नहीं, तो आपको बोर्ड में आंसर के नंबर नहीं दिए जाते हैं, आपको तरीके के नंबर दिए जाते हैं। यानी कि आप गणित का जो सवाल है वो किस तरीके से करते हैं, किस वे में करते हैं, ठीक है ना, उसके नंबर दिए जाते हैं। तो आपका अगर तरीका बिल्कुल साफ सुथरा और विधिवत है तो आपको नंबर पूरे में से पूरे मिलेंगे। तो जिस तरीके से मैं सवाल कर रहा हूं आपको इसी तरीके से सवाल को करना है, ठीक है, तभी आपको नंबर पूरे आएंगे। वरना अगर आप विधि आप अगर उल्टी सीधी लगा देते हैं, करने का मतलब सीधा आंसर से आप मतलब रखते हैं, तब आपके वहां पर नंबर कटेंगे, और बिल्कुल कटेंगे, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आप बोर्ड में सब्जेक्टिव पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव आपका पेपर नहीं होता है। आपको वहां पर अबसद नहीं पढ़ने, अबसद आते हैं लेकिन सारे अबसद थोड़ा ना आते हैं, वहां पर आपको लिखना भी तो पड़ता है। तो आपको बिल्कुल व्यवस्थित और विधिवत लिखना पड़ेगा, ठीक है नहीं, तब आपको नंबर पूरे में से पूरे आएंगे। ठीक है, गणित का ये नियम है। यहाँ पर गणित में आपको ऐसे लिखना है, प्रथम पद ए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये पहला पद यानी कि ये पहला पद है, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.6, ठीक है। फिर आपको लिखना है सार्वअंतर। सार्वअंतर का मतलब कॉमन डिफरेंस, और वो क्या होता है, बाद वाले पद में से पहले वाला पद घटाना, यानी कि A2 - A1, ये हो जाएगा A2 और ये हो जाएगा आपका A1, ठीक है। 1.7 में से घटाना है आपको 0.6, ठीक है नहीं, तो 1.7 में से आपको 0.6 घटाना है। तो मैंने बताया था दशमलव की जोड़ बाकी करते वक्त आपको हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव, और इस तरफ वाला 6 और इस तरफ वाला 0 रखना है। 7 में से 6 जाएगा 1, दशमलव के नीचे दशमलव, 1 में से 0 हो जाएगा तो 1, इनको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1.1 आ जाएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ये हमको जो समांतर श्रेणी दी थी इसका प्रथम पद कितना हो जाएगा, 0.6, और सार्वअंतर कितना हो जाएगा 1, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे जब हमें कोई समांतर श्रेणी दी जाती है और उसका प्रथम पद और सार्वअंतर निकाला जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को नीचे वाला जो लाल बटन है उसको दबा दीजिए, ठीक है, ताकि ऐसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट से जुड़ी वीडियो आपके नोटिफिकेशन में आ सके, सबसे पहले देख आप उनको सीख सके। तो ये तो हो चुका है हमारा प्रश्नावली संख्या 5.1 का तीसरा सवाल। अब हम करते हैं इसी प्रश्नावली संख्या 5.1 का चौथा सवाल, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारा सवाल संख्या 4, ठीक है, जो कि हमारा आज का अंतिम सवाल होगा। देखिए क्या सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर ये संख्याओं की सूची दी गई है, इसमें हमें ये चेक करना है कि कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात करना है, और इसके और
इसके 3 पद लिखना है, ठीक है, इसके हैं ये, इसके 3 और पद लिखना है, यानी कि इसके बाद जो 3 पद आएंगे वो और लिख के बताओ, सार्वधातुक भी बताओ, और अगर एपी है तो देखिए ये जो सवाल है, सवाल संख्या 4, ये सवाल संख्या पहले की तरह ही है। पहले में क्या है, भाषा वाले सवाल थे, वहां पर आपको लैंग्वेज दी गई थी, ठीक है, उनसे आप सूची बना रहे थे, संख्याओं की सूची, फिर चेक कर रहे थे। अब यहाँ पर क्या है, आपको संख्याओं की सूची डायरेक्ट दे दी है, अब आपको सीधा चेक करना है, उसी के जैसा है। कैसे चेक करते हैं एपी को, याद करिए, मैंने आपको बताया था कैसे चेक करेंगे। तो हम यहाँ पर a2 - a1 से, तो a2 - a1, ठीक है, तो यहां से हमें अंतर चेक करना है। समान अंतर है तो समांतर श्रेणी होगी, नहीं है तो नहीं होगी, तो ये हो जाएगा a1, ये हो जाएगा a2, ये हो जाएगा a3 और ये हो जाएगा a4, ठीक है। तो a2 - a1, तो a2 कितना है, 4 - 2, 4 - 2 कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको करना है a3 - a2, यानी कि इन दो पदों का अंतर निकाल दिया, अब हमें इन दोनों पदों का अंतर निकालना है। तो a3 का मान कितना है, 8 - a2 का मान 4, तो 8 - 4 कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। इस प्रकार आपको इन दोनों पदों का अंतर निकालना है, यानी कि a4 - a3 हो जाएगा। अब यहाँ से a4 का मान 16 - a3 का मान 8 हो जाएगा, तो 16 - 8 कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा, ठीक है। नहीं, 16 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर पदों का अंतर चेक करना है कि क्या बराबर आया है इन दोनों पदों का अंतर, क्रमागत पदों का अंतर, ठीक है। तो देखिए शुरुआत वाले दो पदों का अंतर यानी कि a2 - a1 2 आया, जबकि इसके बाद वाले पदों का अंतर 4 आया। तो क्या ये दोनों बराबर है, बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे समान अंतर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, देखो ये तीनों ही आपस में बराबर नहीं है, ये 2 4 8 है, तो पदों का अंतर बराबर नहीं आया, यानी कि जो अंतर है वो समान नहीं आया है, समान अंतर नहीं होगा, यानी कि समांतर नहीं होगा। तो यहां पर लिखेंगे अतः ये एक एपी नहीं है, अतः यह एक एपी नहीं है, ठीक है। सीधी सी बात, एपी नहीं है, क्योंकि जो पदों का अंतर है वो बराबर नहीं आया है, सार्वंतर बराबर नहीं आया है। तो सार्वंतर यानी कि सभी का अंतर, सार्व का मतलब सभी का अंतर बराबर नहीं है, तो एपी नहीं है, तो ये एपी नहीं है, ठीक है भाई। अब जब एपी नहीं है तो सार्वंतर और ये आप इनके अगले 3 पद क्या निकालोगे, हमें पता ही नहीं एपी नहीं है। अब ये जो दूसरा सवाल है इसमें देखिए क्या है, आपको a2 - a1 करना है, तो लिखेंगे a2 - a1, a2 - a1 यानी कि 5/2 - 2, ये a1 है, ये a2 है, a1 a2 और ये a3 है, ये आपका a4 है। तो a2 - a1 यानी कि दिस माइनस दिस, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2 × 2 4, 5 - 4 कितना हो जाएगा, 5 - 4 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आपको a3 - a2 निकालना है, तो a3 का मान ये तीसरा पद 3 - a2 यानी कि 5/2। अब यहाँ से निकालिए, देखिए बराबर, एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करिए, मैंने आपको सिखाया हुआ है। 2 को 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 6, 6 - 5 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2, ठीक है, बराबर आ रहे हैं। चलो एक और चेक कर लेते हैं, a4 - a3, बाद वाले पद में से पहला वाला पद घटाना है चेक करने के लिए या फिर सार्वंतर निकालने के लिए। तो 7/2 - a3 यानी कि 3 है, इसको करिए तो डायरेक्ट गुणा करिए, बट्टा में 1 मान के एलसीएम लेके भी कर सकते हो, यहाँ पे सीधा करिए आप। 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, फिर ये 7 - 6, 7 - 6 1 और बट्टा में कितना आ जाएगा 2। तो देखिए इन दोनों पदों का अंतर 1/2, इन दोनों पदों का अंतर भी 1/2, इन दोनों पदों का अंतर भी 1/2, सभी का अंतर बराबर है, तो सार्व अंतर बराबर है, सभी का अंतर बराबर है, ठीक है। नहीं तो ये समान अंतर हो जाएगी, यानी कि समांतर श्रेणी लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यह एक एपी है, ठीक है, एपी है। अब जब एपी है लिखा है ना, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर, तो यही क्या होता है, सार्वंतर होता है, यानी कि ये डी का मान होता है। तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं, जब ये एपी है तो इस एपी के आगे की तरफ आप एपी ऐसे नाम भी लिख सकते हैं, एपी, और फिर ये वापस आप संख्याओं की जमावट या संख्याओं की सूची लिख सकते हैं, जो कि क्या है अपने आप में एक एपी है, समांतर श्रेणी है, 3 7/2 और ऐसे ऐसे करके आगे बढ़िए। अभी आपको डी पूछ रहा है सार्वंतर, तो ये हमने डी निकाला, ये डी होता है सभी का पदों का अंतर, क्रमागत पदों का अंतर, तो ये कितना आया 1/2 आया, ठीक है। इस प्रकार आप लिखेंगे। अब इसने देखो और भी कुछ पूछा है, इसके 3 और पद लिखिए, तो इसके आपको 3 और पद लिखने हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसके 3 और पद, ध्यान दीजिए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। अब आपको 5 पद लिखना है। तो आप जानते हैं समांतर श्रेणी कैसे बनती है, पहला पद को छोड़ के बाकी जो पद आते हैं उसमें सार्वंतर जोड़ते जाते हैं, यही तो समांतर श्रेणी का कॉन्सेप्ट होता है, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में बिल्कुल बेसिक से। तो पहला पद 2 आया, इसमें जब ये सार्वंतर क्या आया 1/2 यहाँ पर, तो 1/2 जोड़ेंगे तो ये आएगा, फिर 1/2 इसमें जोड़ेंगे तो ये आएगा, फिर 1/2 इसमें जोड़ेंगे तो ये आएगा। अब ये देखिए तो 3.5 है, 3.5 में जब 1/2 का आधा जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर 4 के अगला वाला पद निकालने के लिए इसमें 1/2 जोड़ेंगे, इसमें 4 में 1/2, तो 2 को 4 से गुणा करिए 8, 8 गुणा 1 कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पर लिखेंगे 9/2, कॉमा ये वैसे 4.5 है, तो 4.5 में जब वापस 1/2 यानी कि आधा जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा।
और जब 5 में आधा जोड़ेंगे तो 5.5 आ जाएगा। 5.5 का मतलब 11/2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये होंगे इसके अगले 3 और पद। मैंने तो 4 लिख दिया, कोई बात नहीं, ये 4 पद यहाँ पर 3 पद लिख सकते हैं। इसके बाद वाले 7/2 है ना, इसके आगे वाले ये पद है, ठीक है। इस प्रकार आपको इनको करना है, पहले चेक करना है। चेक करने के बाद यदि एपी है तो सारवंत लिख दीजिए, और जो इससे अगले वाले पद है उसमें ये बारी बारी से सारवंत्र जोड़ दीजिए, तो आपको अगले अगले पद भी प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे सामने एक और सवाल है, ये संख्याओं की जमावट है, क्या ये एक एपी है? तो चेक करेंगे, देखिए कैसे चेक करते हैं। a2 - a1 निकालेंगे तो a2 - a1, ये a2 है, ये a1 है, ऐसा आप लिख सकते हैं। a1 a2 a3 और a4, ठीक है। तो a2 - a1 यानी कि -3.2 माइनस 1.2, ठीक है। तो -3.2 माइनस गुणा माइनस प्लस, ये कोष्टक को मैंने अभी बताया गुणा मानिए, तो माइनस गुणा माइनस प्लस और जगह 1.2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यानी कि ये माइनस का और ये प्लस का है तो घटेगा, तो 3.2 में से जब 1.2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 2.0 हो जाएगा, ठीक है। वो भी माइनस का, क्योंकि ये संख्या क्या है? बड़ी है। 32 में से 12 घटाओ 20 आएगा। अब दाहिनी तरफ से 1 अंक छोड़ के पॉइंट है तो 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दिया, तो क्या हो गया? -2.0 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार आपको a3 - a2 करना है। a3 - a2 यानी कि -5.2 माइनस a2 का मान -3.2 है, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा? -5.2 माइनस गुणा माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 3.2, ठीक है। अब ये माइनस का ये प्लस का घटेगा वापस, अब ये बड़ा है तो माइनस का ही रहेगा। 52 में से 32 जाएंगे, कितने बचेंगे? 20, और 1 अंक छोड़ के पॉइंट है तो आप 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगा सकते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? -2.0 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप इन दोनों पदों का अंतर भी निकाल सकते हैं। जब आप इन दोनों पदों का अंतर निकालेंगे यानी कि a4 - a3, तो a4 कितना है? -7.2 माइनस a3 यानी कि माइनस का 5.2, ठीक है। तो -7.2 माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5.2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बड़ा है तो माइनस आएगा, और 72 में से 52 जाएंगे तो बचेंगे 20, और 1 अंक छोड़ के पॉइंट है तो 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। तो देखिए इन दोनों पदों का अंतर कितना आया? -2.0। इन दोनों पदों का अंतर कितना आया? -2.0। और इन दोनों पदों का अंतर कितना आया? -2.0 आया, ठीक है। तो इस प्रकार आपको चेक करना है, और यहाँ पर सार्वअंतर, यहाँ दोनों पदों का अंतर क्या है? बराबर आया, तो ये अब क्या लिखेंगे? अतः यह एक एपी है, यह एक एपी है, ठीक है। यह एक एपी है, ये एक एपी है। तो इस एपी के नाम आगे की तरफ आप एपी नाम लिख सकते हैं, और ये एपी क्या हो जाएगी? -1.2 -3.2 -5.2 -7.2, और ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ रही है। आप देख सकते हैं ये एपी डिक्रीजिंग एपी है, मतलब घट रही है। देखिए माइनस की संख्या बड़ी हो रही है, मतलब माइनस की संख्या बड़ी होने का मतलब उसका जो मान है, वैल्यू है, वो घटना होता है, ठीक है। यहाँ पर मान घटते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसने सार्वंतर पूछा था, इसका सार्वंतर ये क्या कह रहा है? यदि कोई एपी है तो ये एपी है, तो एपी है तो इसका सार्वंतर यही होता है। ये जो निकाला है, जो सभी का अंतर बराबर आता है, तो डी का मान यहाँ से कितना हो जाएगा? -2.0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपको? और इसके आगे 3 पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 3 पद आपको ज्ञात करने हैं। तो देखिए एक तरीके से देखें तो ये 12 है, पॉइंट 1 मिनट के लिए भूल जाइए, तो ये 12 है, ये 32 है, ये 52 है, तो 20 आप ऐसे ऐड होते जा रहे हैं, लेकिन माइनस के, ठीक है। तो अगले आप 3 पद निकालने के लिए आप दिमाग लगाइए, क्या आएगा? देखिए -20 जोड़ेंगे तो माइनस का 92 आएगा, लेकिन 1 पॉइंट लगा देंगे आप, ऐसे दिमाग लगाइए। समांतर श्रेणी का कॉन्सेप्ट क्या होता है? प्रथम पद को छोड़ के आगे वाले पद हमेशा सार्वअंतर बारी बारी से जोड़ के प्राप्त किए जाते हैं। और इसके बाद अगर आप जब 20 जोड़ेंगे तो 112, और 112 में पीछे यहाँ पर दाईं तरफ से 1 अंक छोड़ के पॉइंट है, तो आप वहां पर भी 1 अंक पॉइंट छोड़ के और माइनस कर दीजिए। फिर आपको वापस इसमें -2.0 या फिर आप 20 जोड़िए, फिर एक दाहिनी तरफ से अंक छोड़ के पॉइंट लगाए तो कितना आएगा? 132, और दाहिनी तरफ से 1 पॉइंट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? -13.2 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आपको आगे ये 3 पद निकालने, जितने भी पद पूछे आप ये सार्वअंतर जोड़ दीजिए। माइनस के हैं दोनों, देखिए ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों एक ही प्रजाति के, तो माइनस माइनस मतलब मिल जाएंगे आपस में, लेकिन रहेंगे माइनस के, याद रखिएगा जोड़ बाकी में। तो ये हो जाएगा आपके 3 पद हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार आपको इन सवालों को सॉल्व करना है। ये तो मैंने इस चौथे जो सवाल में है 1 और 2 3 सवाल कराए हैं।